देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है और बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका यूज़ हर चैप्टर में होने वाला है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कुछ इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ हम सोचते हैं अपने दिमाग में, उनको फील करते हैं, लेकिन उनको मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। तो इसकी डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटीज़ की है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हैं और इसमें से जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। जैसे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, हैप्पीनेस को मेजर नहीं कर सकते, टाइम को मेजर कर सकते हैं, सॉरो दुख को मेजर नहीं कर सकते हैं, काइंडनेस को मेजर नहीं कर सकते हैं, मास को कर सकते हैं, फोर्स को कर सकते हैं। तो जिन पे टिक लगा हुआ है ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। और जिन पे टिक नहीं लगा हुआ है वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है क्योंकि हम उनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। अब इनकी ज़रूरत क्या होती? तो हम आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं और उनको एनालाइज करके, उनको समझ के हम और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं और डिफरेंट लॉज को पढ़ के नए लॉज को डिराइव करते हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज से वी कैन एक्सप्लेन, जो चीज़ें हमने देखी, हमने प्रूव करी, किसी साइंटिस्ट ने प्रूव करी, ही कैन एक्सप्लेन द हैपनिंग्स इन द फॉर्म ऑफ लॉज। तो जितनी भी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं उनको किसी लॉ से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनके लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको कंपेयर करने के लिए मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड वर्ड है, दिस इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर आप दो लेंथ को कंपेयर करोगे तो किसी की लेंथ ज़्यादा होगी, जैसे 10 मीटर, किसी की कम है 8 मीटर। तो ये 10 मीटर और 8 मीटर जो है उसमें से 10 और 8 जो है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मेजरमेंट ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? फिजिकल क्वांटिटीज़ को, मैग्नीट्यूड को जानने के लिए, और वो ज़रूरी है कि दो एक जैसी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। जैसे दो लेंथ को कंपेयर करना है तो उसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इसलिए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें होती हैं। जैसे हम एक लेंथ को ही मेजर करें, किसी रॉड की लेंथ है, जैसे मान लीजिए कि रॉड की लेंथ है 10 मीटर, तो उसमें जो 10 है यानी कि जो 10 है वो तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और जो मीटर है वो यूनिट हो गई। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है एक्सप्रेस करने के लिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और एक यूनिट की। अगर आप यूनिट बड़ा लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, और अगर यूनिट छोटी लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की फिक्स्ड है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज करिए कि मुझे एक लेंथ को लिखना है 1 मीटर और उसी लेंथ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। तो आपको बताया कि ये जो सेंटीमीटर है वो छोटी यूनिट है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, और जो मीटर है वो सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है, तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। तो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी, और छोटी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, छोटी यूनिट का इस्तेमाल करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यानी कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी एक्सप्रेशन को हम एक और तरह से लिख सकते हैं। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हम N1U1 और N2U2, तो ये दो यूनिट्स और उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने के लिए एक फॉर्मूला बन गया, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब देखिए बेटा, उससे आगे है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसको 4 टाइप में हम लिख सकते हैं। जैसे पहली टाइप है रेशो। इसमें दो एक जैसी क्वांटिटीज़ का रेशो होता है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ते हैं लाइट के रिस्पेक्ट में। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, वो अलग अलग मीडियम को कंपेयर करता है। तो उसमें इसकी डेफिनेशन होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब क्योंकि दोनों वेलोसिटी को आप डिवाइड करोगे तो उसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी। तो रेशियोज में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज सेकेंड टाइप है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे लेंथ है,
डिस्टेंस है, टाइम है, वर्क है, एनर्जी, इन सब चीज़ों को आप अगर एक्सप्रेस करोगे तो सिर्फ उसमें यूनिट्स, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम सिंपल एल्जेब्राइक लॉज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे हम एल्जेब्रा में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से स्केलर क्वांटिटीज़ को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें दोनों की ज़रूरत होती है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होगी उसको एक्सप्रेस करने के लिए। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे फोर्स 5 न्यूटन है, तो अगर हम खाली 5 न्यूटन लिखेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, उसको बताना पड़ेगा कि उस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाओगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी उसका रिजल्ट निकलेगा, यानी कि उसका कुछ फ़ायदा होगा। तो जो फोर्स है जैसे 5 न्यूटन, तो उसकी डायरेक्शन हो गई, आप ईस्ट की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो जो 5 न्यूटन है ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और जो ईस्ट वर्ड है वो डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो 2 डंडे लगे हुए हैं इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। तो वेक्टर के लिए तो ये एरो का सिंबल होता है, और डायरेक्शन के लिए यानी कि यूनिट वेक्टर के लिए ये कैप का सिंबल होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, और भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। टेंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन डायरेक्शन से भी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसको स्पेसिफाई ना तो हम स्केलर में रख सकते हैं इसको, क्योंकि ये कुछ स्केलर की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, ना इसको हम वेक्टर में रख सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर की और स्केलर की कभी दोनों को प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, कभी किसी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इलेक्ट्रिक करंट को भी हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। देखिए बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, एंड दीज आर इंडिपेंडेंट, मतलब इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इनको फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। इनकी यूनिट्स, लेंथ की यूनिट मीटर, मास को किलोग्राम में, और ये इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं आगे। सेकंड को स्मॉल एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, मोल को MOL, ई नहीं लिखते हैं इसमें, और कैंडिला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, यानी कि इनको भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में इंक्लूड करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो प्लेन एंगल, जैसे 2 लाइंस के बीच में एंगल बनता है तो उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं, और उसकी यूनिट रेडियन है और उसको RAD से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जो सॉलिड एंगल होता है, जैसे आप एक कोन सपोज करिए, तो कोन के बीच में ये इस तरह का जो 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा, इस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और इसका सिंबल होता है SR। अब देखिए बेटा, बेस क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हुए उनमें किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखा जाता है। तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि हर किसी के लिए वो एक जैसी ही डेफिनेशन उसकी होनी चाहिए। इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए, प्लेस टू प्लेस उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, तो एक्सेसिबल हो मतलब सबकी पहुंच के अंदर हो, और दूसरा उसको यूज़ करने में आसानी हो, यानी कि उसकी कैलकुलेशंस आसान हो एट्सेट्रा। और यूनिट को लिखते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के या किसी आदमी के नाम पर है, तो यूनिट में जब पूरा नाम लिखेंगे तो उसमें कैपिटल N, जैसे न्यूटन है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, यूनिट के लिए स्मॉल लेटर से लिखेंगे फर्स्ट लेटर को। तो इससे पता लगता है कि हम उस आदमी का नाम एक यूनिट की तरह यूज़ कर रहे हैं। और सिंबल जब लिखेंगे तो सिंबल में आदमी का जो नाम है उसके लिए सिंबल अगर हम न्यूटन लिख रहे हैं तो स्मॉल n का यूज़ नहीं करेंगे, कैपिटल N का यूज़ करेंगे। और अगर यूनिट किसी आदमी के ऊपर नहीं है, आदमी के नाम के ऊपर नहीं है, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। फिर सिंबल के लिए आप स्मॉल लेटर का यूज़ करोगे, कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करोगे। जैसे मीटर है, ये किसी का नाम नहीं है, तो मीटर के लिए स्मॉल m यूज़ करेंगे, कैपिटल M यूज़ नहीं करेंगे। सिंबल्स को या यूनिट्स को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, जैसे मीटर को M लिखते हैं, मीटर्स नहीं लिखते हैं, यानी कि MS नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये S किसी दूसरी चीज़ का सिंबल हो सकता है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि ये MS जो है वो मीटर्स के लिए है या मीटर सेकेंड के लिए।
तो इसलिए उसको प्लूरल में यूज़ नहीं करा जाता है, क्योंकि जो एस है वो भी एक सिंबल है। और इसी तरह से जैसे 7 अर्ग है, अर्ग एक सिंबल है, यूनिट है, तो हम उसको अर्ग्स नहीं लिखेंगे। ये जो स्लैश होता है एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करते, जैसे जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड है, ये इंटेंसिटी की यूनिट होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं लिखेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा स्लैश का यूज़ नहीं करेंगे। तो या तो आप ऐसे लिखोगे या इस तरह से लिखोगे कि मीटर ऊपर जाके मीटर -2 हो जाएगा और सेकंड -1 हो जाएगा। और फोर्थ उधर साइड में लिखा हुआ है, एब्रिविएशंस के लिए फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको सीसी लिखेंगे, सी डॉट नहीं लिखेंगे। तो ये सीसी इसको लिखेंगे और सी डॉट नहीं लिखेंगे। तो यूनिट्स को लिखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए बेटा, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ये कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे फोर्स है तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटी और टाइम से बनता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी फिर से एक डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी से भी बन सकती है और फंडामेंटल क्वांटिटी से भी बन सकती है। फिर देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स काम करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है अ कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो सिस्टम देखिए कई तरह के सिस्टम है। जैसे फर्स्ट है सीजीएस सिस्टम, इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। सीजीएस, ये जो 3 फंडामेंटल मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास और टाइम, उन्हीं के यूनिट्स के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। जैसे लेंथ अगर सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में, तो ये सीजीएस सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह से अगर लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में, तो ये एमकेएस सिस्टम होगा। इसको जॉर्जी सिस्टम भी बोलता है। इसी तरह से ब्रिटिश सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम, इसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। फिर इंटरनेशनल सिस्टम आया जिसको एसआई सिस्टम कहते हैं। इसके फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल है। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एमकेएस सिस्टम को एक्सटेंड करके इसको बनाया गया। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और बाकी जितने भी यूनिट्स होंगे वो इन्हीं को यूज़ करके डिराइव्ड यूनिट्स बनाई जाएंगी। देखिए बेटा, जो एसआई यूनिट्स होती हैं उनमें बड़ी और छोटी क्वांटिटीज, लार्ज और स्मॉल मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एसआई प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं। तो जो बड़ी क्वांटिटीज़ होंगी जिसमें 10 की काफ़ी ज़्यादा पावर्स होंगी, तो उनके लिए सिम्बल्स हैं। जैसे 10⁻18 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 0 को कितने टाइम्स लिखेंगे, या 10⁻18 ना लिखना पड़े उसके लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं, एक्सा, ई से डिनोट करते हैं। ऐसे ही 10⁻15 पीटा, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। 10⁻12 टेरा, टी से डिनोट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो हार्ड डिस्क होती है वो 1 TB की, तो मतलब 1 टेराबाइट, तो टेरा 10⁻12 हो गया। गीगा 10⁻9 जी से डिनोट करते हैं। मेगा या मिलियन 10 लैक्स यानी कि 10⁻6 कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किलो 10⁻3 स्मॉल के से। हेक्टो 10⁻2 एच से, और डेका 10⁻1 DA से डिनोट करते हैं। ऐसे ही छोटे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल का यूज़ ना करना पड़े उसके लिए 10 की पावर्स को सिंबल्स में लिखते हैं। जैसे 10⁻−1 है डेसी, तो डी से डिनोट करेंगे। 10⁻−2 सेंटी, सी से। 10⁻−3 मिली, स्मॉल एम। 10⁻6 माइक्रो, म्यू। 10⁻9 नैनो, स्मॉल एन से। 10⁻12 पीको, पी। 10⁻15 फेमटो, एफ से। और 10⁻18 एटो, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमें लिखना है कि वही लेंथ है 3 × 10⁻6 मीटर, तो हम इसको लिख देंगे 3 मेगामीटर। ये अगर है 2 × 10⁻6 मीटर, तो हम इसको लिखेंगे 2 माइक्रोन या 2 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो का मतलब 10⁻6 हो जाएगा, तो 2 माइक्रोमीटर। तो इस तरह से हम इस सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। 10⁻6 10⁻6 की जगह ये प्रीफिक्सेस जो यूनिट के पहले लिखे जाते हैं। तो मीटर यूनिट हो गई, और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए
10 की पावर्स के लिए इन प्रीफिक्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डायमेंशन। अगर हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं तो उसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पावर्स होती हैं उन पावर्स को हम डायमेंशन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, द पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज्ड आर कॉल्ड डायमेंशन। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं और जो पावर होती है उनको हम डायमेंशन बोलते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब स्पीड जो होती है लेंथ अपॉन टाइम होता है और टाइम ये डेल्टा टी भी टाइम के टर्म्स में लिखा जाएगा। तो m इंटू एल और ये जो t नीचे आएगा टी स्क्वायर, तो ये ml टी रेज़ पावर -2 हो जाएगा। तो जो डायमेंशन ऑफ फोर्स हैं उसमें जो मास की डायमेंशन है वो 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो ये इसके डायमेंशन हुए। तो हम इसको लिखेंगे फोर्स डायमेंशन इज इक्वल टू mlt -2। तो मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए कैपिटल T। और इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। देखिए बेटा, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका हम डायमेंशन निकालेंगे। ये इधर फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई है और ये इनके फॉर्मूले हैं, यानी कि दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन है। जैसे एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ को भी हम L से डिनोट करते हैं और ब्रेथ को भी L से डिनोट करते हैं। ब्रेथ भी लेंथ ही है तो ये L स्क्वायर हो जाएगा और इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m नहीं है, L की पावर 2 है और T भी नहीं, और इसकी SI यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। लेंथ की SI यूनिट मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर है। उसी तरह से वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों लेंथ ही हैं, तो ये लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ यानी कि L क्यूब हो जाएगा और इसका डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा m रेज़ पावर 0 L क्यूब और T रेज़ पावर 0, और इसकी यूनिट क्योंकि लेंथ का क्यूब है इसलिए मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए मास के लिए m आ गया और वॉल्यूम के लिए L क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा m L रेज़ पावर -3। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m रेज़ पावर 1 L रेज़ पावर -3 एंड T रेज़ पावर 0, और मास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर उसके बाद स्पीड है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम ये टी, यानी कि LT -1। तो ये हो जाएगा m रेज़ पावर 0 L रेज़ पावर 1 और T रेज़ पावर -1, और स्पीड की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन स्पीड भी स्पीड ही होता है, तो स्पीड की यूनिट हमने ऊपर निकाली हुई है LT -1। तो ये LT -1 और इसको T से डिवाइड कर देंगे, तो ये LT -2 यानी कि m रेज़ पावर 0 L रेज़ पावर 1 और T रेज़ पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी SI यूनिट। फिर मोमेंटम है। मोमेंटम होता है मास इंटू स्पीड या मास इंटू वेलोसिटी। तो मास m हो गया, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करा हुआ है LT -1, तो इसका डायमेंशन हो गया m रेज़ पावर 1 L रेज़ पावर 1 और T रेज़ पावर -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। फिर मोमेंटम के बाद फोर्स है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए m और एक्सेलरेशन के लिए LT -2, तो हो जाएगा m रेज़ पावर 1 L रेज़ पावर 1 और T रेज़ पावर -2, और फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, कैपिटल N से इसको लिखेंगे। फिर वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली हुई है MLT -2 और डिस्प्लेसमेंट L हो गया, तो ये ML2T -2, और वर्क जूल J से इसको डिनोट करता है। फिर पार, पार होता है वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। तो वर्क हमने कैलकुलेट करा हुआ है ML2T -2 और इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, तो अपॉन टाइम यानी कि T रेज़ पावर -1, तो ये हो जाएगा ML2T -3। ये इसके डायमेंशन आ जाएगी।
और पावर की यूनिट होती है वॉट, W से इसको डिनोट करता है। फिर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन mL/T-2 और एरिया L² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1L, ये 1 - 2 -1 हो गया, और T-2, और प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, PA। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। जैसे सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और आपने यहाँ पे कील गाड़ दी, मतलब इसको नेल कर दिया, तो ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो आप अगर इस पे सपोज करिए कि इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, तो इस फोर्स के इफेक्ट से, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो ये इस एक्सेस के अबाउट इस तरह से रोटेट करेगा। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये इस ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑफ रोटेशन को मीट करता है, इसको हम बोलते हैं फल्क्रम। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फल्क्रम के अबाउट रोटेट करता है, तो इस पॉइंट से फोर्स वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और इस पॉइंट से लेके जहाँ तक पे परपेंडिकुलर इसको मीट करेगा फोर्स वेक्टर को, उसको हम बोलते हैं D, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली हुई है mL/T-2, और ये L हो गया डिस्टेंस के लिए, तो mL² T-2, और इसकी SI यूनिट हो जाएगी फोर्स के लिए न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर इसकी SI यूनिट हो गई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F = G(m1m2/r²), तो G की वैल्यू Fr²/m1m2। इन सभी की डायमेंशंस हमको पता है। F mL/T-2, R डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस स्क्वायर L² हो जाएगा, और m1 मास, m2 भी मास, m से m कैंसिल हो गया, तो m ऊपर जाएगा -1, L × L² L³ T-2। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इंटू किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर, और अगर यहाँ से आप निकालोगे तो मीटर m के लिए किलोग्राम -1, मीटर क्यूब सेकेंड -2। और फिर नेक्स्ट है इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन हमें पता है mL/T-2 और T, तो ये m1 L1 और T⁻⁻1, यानी कि न्यूटन सेकेंड। F फॉर न्यूटन एंड T फॉर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इसकी डायमेंशन हो गई, इसकी SI यूनिट हो गई। एंगल की डेफिनेशन होती है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एक लेंथ है, आर्क लेंथ, और रेडियस भी लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डायमेंशन लेस होता है। इसमें mL/T तीनों की पावर 0 होती है, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसमें एक पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, नेम द क्वांटिटी विच हैज यूनिट होती है इसके रेडियन, बट नो डायमेंशन लेस होता है, तो एंगल इसका आंसर होगा। फिर एंगल चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो उसके चेंज होने की जो स्पीड होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये चेंज अपॉन एंगल अपॉन टाइम, तो एंगल में तो कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो 1/T, यानी कि m0 L0 T-1, तो ये रेडियन पर सेकेंड होगा। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। एंगुलर वेलोसिटी T⁻⁻1 हो गया, और टाइम T हो गया, तो T⁻², m0 L0 T-2, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन फॉर एंगुलर वेलोसिटी पर सेकेंड, और पर सेकेंड ये, तो एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो मास के लिए m, डिस्टेंस के लिए L, mL², तो m1 L2 T0 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ये है मतलब डिस्टेंस है, तो L हो जाएगा, और यूनिट इसकी मीटर। एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम जैसे हम टॉर्क निकालते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम इंटू रेडियस होता है। जैसे हम टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंट जब भी निकालना होता है तो उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मोमेंटम तो mv हो गया, r के लिए L, m कैपिटल M, और v के लिए L/T-1, तो ये mL/2 T-1 हो जाएगा, और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए बेटा, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों ही लेंथ है, लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये डायमेंशन लेस होगा, और इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी।
टाइम पीरियड टाइम ही होता है, तो m0 L0 t1 सेकेंड हो गया। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड टाइम है, तो इसमें m है ना l है, और t⁻⁻⁻⁻⁻, तो पर सेकेंड या हर्ट्ज इसकी यूनिट हो गई। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, E = h × न्यू। h इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो h हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी की डायमेंशन mL2t-2 और फ्रीक्वेंसी t-1, तो ये इसके साथ सॉल्व होकर t⁻⁻⁻1 हो जाएगा, mL2t-1, और यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मास पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकेंड -1 यानी कि पर सेकेंड होगा। रिलेटिव डेंसिटी, जिस भी ऑब्जेक्ट की आपको डेंसिटी निकालनी है, जिस भी मटेरियल की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस। वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, फोर्स कांस्टेंट, ये एक तरह के फॉर्मूले हैं, इन सब में डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, प्रेशर ग्रेडियंट है तो प्रेशर को डिस्टेंस से, और फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो वेलोसिटी डिवाइड बाई डिस्टेंस L_t-1/L, ये m0 L0 t-1 हो जाएगा। फिर प्रेशर अपॉन डिस्टेंस mL-1 t-2, इसको L से डिवाइड कर दीजिए, तो mL-2 t-2 पास्कल पर मीटर। ऐसे ही फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स mL-t-2, डिस्प्लेसमेंट L से L कैंसिल हो जाएगा, तो m1 L0 t-2, और यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। तो ऐसे ही ये, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। उस तरह से जैसे जैसे चैप्टर्स आते रहेंगे, ये फॉर्मूले आपको पता लगते रहेंगे, और आप इतना प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से किसी की भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं।